नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कभी सड़कों पर लड़ती थीं, आज पत्रों से लड़ाई लड़ रही हैं। और यह लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिखा है। 5वां पत्र जो है वो लिखा गया है। हर पत्र में एक ही सुर कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, बंगाल में साजिश हो रही है। आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला जुड़ा है एसआईआर से, यानी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची जो है वो अपडेट की जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2002 की पुरानी मतदाता सूची को डिजिटाइज करना है, फर्जी मतदाताओं को हटाना है और वास्तविक मतदाताओं को इसमें बनाए रखना है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह सब षड्यंत्र है। ममता के 5वें पत्र में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सुनवाई में अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। यह पहला आरोप जो है वो लगा है। पहचान पत्र और पते का सबूत, सभी कागजात, लेकिन ना तो पावती मिल रही है और ना ही रसीद। ये आरोप जो है ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और एसआईआर को लेकर। अब दूसरा आरोप आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि सिर्फ उन मतदाताओं को नोटिस भेजे जाए जिन्हें 2002 की सूची में मैप नहीं किया जा सका। लेकिन हो क्या रहा है, ये आरोप मैं बता रहा हूं आपको, जो ममता बनर्जी की तरफ से लगाया जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है वो भी आपको बताते हैं। जिन मतदाताओं को मैप किया जा चुका है, सारे दस्तावेज जमा हो चुके हैं, उन्हें भी नोटिस मिल रहे हैं। तीसरे आरोप की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा आरोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर लगा गया कि 2002 की मतदाता सूची को डिजिटाइज किया जा रहा है और ये ममता कह रही कि ये प्रक्रिया मौलिक रूप से गलती थी। एआई ने गलतियां की हैं और इसका खामियाजा वास्तविक मतदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। अब समझने की जरूरत क्या है कि क्या ये 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सियासी रणनीति है। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो वो विरोध पर बना है। सड़क से सत्ता तक का सफर, हर कदम पर लड़ाई, और जब भी दबाव बढ़ा है ममता ने बाहरी ताकतों का आरोप लगाया है। आज फिर से वही पैटर्न एक बार फिर से दिख रहा है और चुनाव आयोग पर हमलावर होते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और यह संदेश कि बंगाल को खत्म करने की साजिश जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ आपको 8 जनवरी की तस्वीर याद होगी, जब ईडी की तरफ से छापेमारी जो है वो आईपैक की कंपनी के मालिक के घर और उस कंपनी में किया जा रहा था और उस दौरान ममता बनर्जी पहुंच जाती है। इसको लेकर गहमागहमी मची हुई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है और इस याचिका में जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर है। ईडी का आरोप है कि कोयला तस्करी मामले की जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद तलाशी परिसर में घुस गई, यानी जहां पर रेड पड़ी थी, जहां पर तलाशी ली जा रही थी, और वहां पर ममता बनर्जी घुस गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर काम में बाधा डाला, जबरन एंटर किया गया, प्रवेश किया और जो दस्तावेज आपत्तिजनक थे उसके अलावा डिजिटल उपकरण भी लेकर चली गई, यानी लैपटॉप, और उसमें डेटा जो था वो भी अपने साथ लेकर गई हैं। ईडी अधिकारियों को अवैध रूप से रोका गया, ये ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। ये तमाम बड़े आरोप जो है ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। ईडी ने इसे गंभीर और अभूतपूर्व बाधा करार दिया और सीबीआई जांच की मांग जो है ईडी की तरफ से की जा रही है। अब आपको बताते हैं दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखना कितना जरूरी है। एक तरफ ममता चुनाव आयोग पर लगातार हमला कर रही, तो दूसरी तरफ ईडी की जांच में रुकावट डाल चुकी है और रुकावट डालती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की राजनीति दर्शकों समझिए, जो पूरी तरह से साफ है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है
और टीएमसी को पता है कि जमीन खिसक रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब मतदाता सूची की सफाई से टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है और इसी को लेकर खलबलाहट मची हुई है। ममता बनर्जी परेशान है। सवाल यही है कि उस फाइल में ऐसा क्या था जिसे ममता बनर्जी ने छुपा लिया, और एक संवैधानिक पद पर होते हुए मुख्यमंत्री को क्या यह शोभा देता है कि इस तरह की चीजें की जाएं, सरकारी काम में बाधा डाला जाए। इसके अलावा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर ममता बनर्जी हमेशा सवाल क्यों उठाती है, यह भी समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक आंकड़ा निकलकर सामने आया जिसमें ईडी की अगर बात की जाए तो अब तक विपक्ष पर 95% रेड की गई है। विपक्ष के जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, उनसे जुड़ी चीजों को करीब ईडी ने 95% रेड की है और उसमें जो कार्रवाई की बात की जाए वो बहुत कम है। इसीलिए ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुके हैं कि बंगाल में जो सियासी घमासान है वो क्यों देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मोहम्मद एहतशाम उल हक, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा भी जुड़े। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और कुछ ही देर बाद रामकुमार पाल, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले टीएमसी से इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। समझना चाह रहा हूं एहतशाम साहब कि जब भी बंगाल की लड़ाई सामने आती है तो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पर सवाल ममता बनर्जी क्यों उठाती हैं, क्या परेशानी है सर? देखिए, सबसे पहले संवैधानिक जितनी भी संस्था है संवैधानिक हिसाब से काम नहीं कर रही, असंवैधानिक हिसाब से काम कर रही है। सवाल उठाना हमारा हक है, इसलिए कि हमें मौलिक अधिकार है कि कोई भी चाहे संवैधानिक जो भी हो तो उस पर हम लोगों को सवाल करने का ये पूरा हक हासिल है। इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने 5वीं बार समझ लिए चुनाव आयोग के प्रमुख श्री हमारे ज्ञानेश कुमार जी को पत्र लिख करके कहा गया है कि जरा सा इस पर नजरसानी होगा, जो वेरिफिकेशन के लिए जो मामलात है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख को भी समझ लिए करनी होगी पहचान की पत्र। आज देखिए कितनी बड़ी ये बात है कि हमारे नहीं तो समस्या क्या है सर? मुझे एक चीज बताइए। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, सवाल उठाना आपका हक है, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन किस बिहाफ पर आप ये सब चीजें कर रहे हैं वो भी तो बताइए ना सर। वो चीजों भी तो पेश करिए, दिखाइए कि हाँ इसके बिहाफ पर हम ये सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग तो जाकर काम में बाधा डाल देते हैं, सरकारी काम में। सरकारी काम में बाधा डालने का कोई बात नहीं है, हमारा समझ लिए कि हक है जिस हिसाब से हमें संविधान ने अधिकार दिया है। क्यों नहीं बात है? अगर ईडी अपना काम कर रही थी तो ममता बनर्जी वहां पर क्यों चली गई? करने देती काम। क्यों नहीं? वो ममता बनर्जी हमारे पार्टी के समझ लिए कि सर्वे सर्वा है, वो चेयरपर्सन है। पार्टी से पहले एक राज्य की मुख्यमंत्री भी है ना सर, उस पद की गरिमा भी तो होती है। के मुख्यमंत्री हैं लेकिन साथ में वो चेयरपर्सन है हमारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, और वो हमारा प्राइवेट मतलब जो उन्होंने किया वो आप सही ठहरा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। क्यों नहीं? हम अपनी चीज की रक्षा करेंगे नहीं? हाँ। ये हमारे तो आपके लिए क्या बड़ा हो गया? संविधान बड़ा है या देश बड़ा है या पार्टी बड़ी है सर? मेरे लिए संविधान सबसे बड़ा है, देश बड़ा है। तो संविधान इस चीज की इजाजत देता है क्या सर, क्या कि सरकारी काम में बाधा डाल देना चाहिए? सुन लिए, मेरी संविधान अधिकार दिया है कि हम अपनी चीज का रक्षा करें। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। हम अपना फाइल जो वहां समझ लिए ईडी के नाम से, इस हिसाब से हमारे पार्टी के दफ्तर मुख्यालय में जो आई पैक के नाम से विकसित है, पूरे भारत में जाने जाते हैं, जिसके समझ लिए कि जैन साहब वहां के सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। जो हमारे रणनीति, जो 5 साल में रणनीति सामने 1 महीना के बाद हमारे कैंडिडेट के नाम घोषित होंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी कल तक के ईवीएम चोरी करते थे, वोट चोरी करते थे, ये मालूम है सर आपको? पूरी दुनिया को ठीक है, समझ गया मैं। 1 मिनट रुकिए। आपको ये पता है कि ईडी वहां पर किस वजह से गई थी? क्या वो पूरा मामला था, ये आपको पता है? देखिए, ये पता है हमें। ईडी जो है 2019
का हाँ। मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको उससे हाँ। संदर्भ से गए हैं, हाँ। ये मालूम है। लेकिन हाँ। ये 5 साल का वक्फा क्यों, ये हाँ। इतना अंतराल क्यों होगा, हाँ। हमें समझना है। देखिए, हाँ। ये चुनाव आने के बाद में ईडी समझिए अपोजिशन के तमाम नेताओं को, मतलब इस तरह के, मतलब ईडी को इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी समझ लिए केंद्र में ठीक है संदीप एजेंसीज मिश्रा है, जी, उसका बेजाय संदीप मिश्रा इस्तेमाल जी, होता है। एहतेशाम साहब साफ कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ। अगर ममता बनर्जी वहां पर गई थी तो वो पार्टी की बड़ी नेता होने के नाते गई थी और उनका ये हक है और संविधान भी इसकी इजाजत देता है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, संदीप मिश्रा आप शायद इसको बेहतर बता पाए इनको। देखिए, ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, इस पे किसी को दो राय नहीं हो सकती है। बात आती है कि क्या आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? क्या आप जब कहते हैं कि संविधान है, देश में कानून है, तो क्या अदालत के दरवाजे बंद हो गए हैं? ममता बनर्जी आज तक इस एक्शन के खिलाफ क्यों नहीं गई, चीजों को लेकर के कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आप सीधे चले गए ईडी के दफ्तर में दखल देने के लिए। तो यह सब बातें जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं ममता बनर्जी के एक्शन पे। दूसरी बात जो चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उस पर मैं थोड़ा सा दखल देना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का कोई 24/7 एम्प्लॉय नहीं होता है। राज्य सरकार के कर्मचारी ही, चाहे वह आईएएस ऑफिसर से लेकर के नीचे तहसीलदार और लेखपाल या बीएलओ तक, सभी जो है इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे काम करते हैं। कोई भी खामी अगर आ रही है तो उसके लिए सीधे इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराने की बजाय अगर ममता बनर्जी ने कहा होता कि इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर प्रक्रिया कर रहा है, अगर कोई भी कर्मचारी उसमें गलत जानकारी फीड करते हुए या लापरवाही करते हुए पाया जाएगा, बताइए तो राज्य सरकार पहले क्यों नहीं किया? कार्यवाही। संदीप जी भी यही पूछ रहे हैं, पहले क्यों नहीं दर्द हुआ आप लोगों को? देखिए, संदीप जी ने कहा कि ईडी के दफ्तर में हमारी नेत्री ममता बनर्जी गए। सबसे पहले उनको सही कर लेना होगा। उनको जो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। वो हमारे जो ममता बनर्जी जो है आईपैक के नाम से जो हमारा ऑफिस है, वो जहां स्ट्रेटेजिक बनता है, जहां हमारा पूरा प्लान आपने देखा होगा 2014 में मोदी जी के लिए उन लोग काम किए थे। तो ये रणनीति जो है बनाते हैं वहां, तो ये अपने दफ्तर में हमारी नीति ममता बनर्जी गई और अपनी सामान की रक्षा स्वयं करना, ये तो खुशी की बात है। इसमें तो ताज्जुब होने वाली बात नहीं है। हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स है, डेटा जो है, डेटा चोरी ईडी को इस्तेमाल किया गया है डेटा चोरी करने के लिए। बात समझिए आप। कैसे? कुछ प्रूफ है सर? पांडे जी, कुछ प्रूफ है आपके पास? सर देखिए, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं और प्रूफ पर बात करता हूं। आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ है कि जो है वहां पर डेटा चोरी करने के लिए ईडी गई थी? ईडी ने तो अपनी सारी चीजें लेकर गई थी कि भाई साहब कोयला जो घोटाला हुआ है उसमें जो फाइनेंशियल चीजें निकल कर आई हैं उसका कनेक्शन आईपैक से निकल रहा है और इसलिए वो पहुंची है। आपके पास कुछ है ऐसा? देखिए, वो जो फाइल हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने अपने हाथों से लेकर के वो वो जो ग्रीन रंग का जो फाइल है, वो जो उसपे सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स है जो हमने रणनीति बनाए हैं 2026 का रणनीति, जो हमारे किस विधानसभा नहीं बोलेंगे, आप उस पर नहीं बोलेंगे कि जो जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर होते हुए एक सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई और उसको लेकर कोशिश क्या की गई, संवैधानिक काम में एक जो है बाधा डाला गया, सरकारी काम में एक बाधा डाला गया। राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर। लगातार हम टीएमसी से सवाल भी पूछ रहे हैं और राजनीति विश्लेषक से भी हमने समझने की कोशिश की कि जो स्थिति बंगाल में देखने को मिली कि एक तरफ तो एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ जब ईडी अपना काम कर रही होती है उसमें भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाया जाता है। ऐसे में टीएमसी के नेता जो है वो कहते हुए नजर आ रहे कि नहीं, ये हमने अपने डेटा को बचाया और डेटा को चुराने के लिए ईडी जो है वो पहुंची थी और ईडी का इस्तेमाल जो है वो इस तरह के काम के लिए सरकार करते हुए नजर आ रही है। राम कुमार पाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट पर हैं, उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी जी जी, आ रही है। ठीक है सर, शायद थोड़ी सी तकनीकी खामी है, दोबारा आप जुड़ने की कोशिश करिए सर, कि आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। आप संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए।
अगर वह ग्रीन फाइल जो भी ममता बनर्जी लेके निकली है, ईडी को ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई डकैत है, लुटेरा है जो घुसेगा और आपके ऑफिस से फाइलें लेके चला जाएगा। भाई ईडी अगर कोई डॉक्यूमेंट सीज करती है तो उसका पूरी प्रक्रिया है, सीजर मेमो बनेगा कि आपके दफ्तर से कौन से कागज ले गए। तो अगर इस तरह से ममता बनर्जी फाइल लेके भागती हैं तो निश्चित ही उसमें कुछ इलीगल चीज रही होगी जो नहीं चाहती थी कि ईडी के हाथ में आए, क्योंकि ईडी ऐसा तो है नहीं कि भाजपा मुख्यालय में जाकर के उस फाइल को दे देगी। भाई अगर उस जो क्राइम रजिस्टर्ड है, जो जिस केस की जांच कर रही है, उससे अगर वो रेलिवेंट पेपर नहीं होंगे तो जब सीजर होगा उसी समय आपको ऑब्जेक्शन करना था कि भाई अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर आप जांच कर रहे हैं तो हमारी मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई कोई चीज है, इसको आप क्यों सीज कर रहे हैं, और सीज करने पे आप अंडर ऑब्जेक्शन, अंडर प्रोटेस्ट इस चीज को सीज करा सकते थे। तो आप जो है खुद ही यह ग्राउंड दिए हैं कि लोग आपके ऊपर शक करें कि उसमें कुछ ऐसा था जो आपके खिलाफ था, आपके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग था, लेकिन आप इसको गुमराह कर रहे हैं कह करके कि पॉलिटिकल बातें। ठीक है, ये तो एक पक्ष हो गया, ये तो समझ में आ गया। एक पक्ष ये भी होता है ना, रामकुमार पाल जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए सर, आप तक अगर आवाज जा रही हो तो एक पक्ष तो ये क्लियर हो गया कि ईडी अपना काम कर रही थी, उसमें जो है उसमें दखल दिया गया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाया गया, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी तो सवाल पूछा जा रहा है ना सर। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, जहां जहां चुनाव नजदीक आते हैं वहां वहां ईडी हो या सीबीआई उसका एक्शन देखने को मिलता है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं एहतेशाम जी का जवाब थोड़ा सा दे देता हूं कि कह रहे हैं आईपीएक हमारी टीएमसी की प्रचार कंपनी है, ये गलत कह रहे हैं। आईपैक आंध्रा का भी काम करे, आईपैक दिल्ली का भी काम करे, आईपैक ने बिहार का भी काम करा। आईपैक एक प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित प्राइवेट कंपनी है, वो कोई टीएमसी का आईटी सेल का ऑफिस नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि देखिए, कोयला कांड के अंदर मिस्टर माझी का जज के सामने 165 के तहत अब बयान दर्ज है और 4 रेड दिल्ली में पड़ चुकी है। वहीं से हवाला का पैसा घुमा के गोवा में यूज हुआ है, तो उसके लिए पड़ी थी, लेकिन इन्होंने इसको टर्निंग पॉइंट कर दिया इन्होंने। ठीक है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं एहतेशाम साहब। चुनाव नजदीक है और उसी पैसे को घुमा फिरा के उस चुनाव में आप लोग यूज कर सकते हैं, ये आरोप है और इसी वजह से चीजें देखने को मिल रही है। रामकुमार पाल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें और इसका जवाब मैं टीएमसी से लूंगा इसके बाद। रामकुमार पाल जी कंप्लीट करिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि 165 का जवाब है माझी जी का। और उसके बाद अब ये एसआईआर से इनको इतनी क्यों नफरत हो रही है पता नहीं। हर दिन 12 राज्यों में एक खबर हमारे मीडिया को नहीं मिलती है और सिर्फ ममता बनर्जी को। तो ये घुसपैठ के बल पर सब कर रही है दादागिरी, और ये दादागिरी कर रही है। ये केंद्र सरकार पता नहीं क्यों सहन कर रही है। कांग्रेस होती तो कब का राष्ट्रपति शासन लगा चुकी होती। मनमोहन सिंह ने 13 बार राष्ट्रपति शासन जवाब लेते हैं एहतेशाम साहब। आरोप आप पर भी बड़े लग रहे हैं, क्योंकि जो पैसे हैं उसकी बात अगर की जाए तो उसको घुमाया जा रहा है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है और चुनाव में आप लोग उसका यूज करेंगे, ये भी आरोप लग रहा है। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई एसआईआर से आपको इतनी तकलीफ क्या हो गई, क्या किसी बात का डर है कि चुनाव में आप लोगों के अगेंस्ट वो एसआईआर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो फर्जी वोटर है वो गायब हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं आशीष जी, हम लोग बिल्कुल इत्मीनान है। एसआईआर एक बहाना है। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता बनाने की एक नाकाम कोशिश है, लेकिन इनकी सपना पूरी नहीं होगी। अब हमारे राम कुमार पाल जी जो कह रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और जो एक मांझी जी के नाम, मिस्टर मांझी जी का नाम आ रहा है, तो ये 2019 का मामला है। अभी 1 महीना 2 महीना के बाद में इलेक्शन यहाँ घोषित होगा। इलेक्शन ही के समय में इस तरह का क्यों नाटक, इस तरह का नाटक क्यों भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया कि आईपैक हमारी कंपनी है। इनसे पूछा जाए आईपैक किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की आईपैक है क्या? तृणमूल कांग्रेस की टीएमसी की आईपैक है क्या? आपने प्रथम बयान में कहा कि आईपैक टीएमसी की है, तो टीएमसी क्या बिजनेस कर रही है सब प्रदेशों में चुनाव कराने का? आईपैक पे पहले जवाब दे दीजिए श्रोताओं को, चैनल के लोगों को, क्योंकि आपने कहा टीएमसी की ऑफिस है वो। राम कुमार पाल जी, मैंने आपके जुड़ने से पहले मैंने इनको कहा, हमारे जो आशीष जी है उनको मैंने कहा कि ये आईपैक 2014 में मोदी जी के लिए काम किए थे और मुख्तलिफ राज्यों में वो काम किए थे, लेकिन अभी पिछले 21 से पहले हम लोगों से मुआवजा और हम लोगों के लिए रणनीति के लिए काम कर रहे हैं।
जिसमें उस पीरियड में प्रशांत किशोर थे, लेकिन अभी जो है अभी जैन साहब हमारे यहाँ आ गए हैं पूरा रणनीति बनाने के लिए। तो ये आईपैक हमारा खुद का, अभी मेरे साथ में उनका समझिए ये आपका किया खुद हुआ का है। नहीं है, प्राइवेट कंपनी है और जैन साहब प्रशांत किशोर के हाथ के नीचे थे। और जैन साहब ने बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को फंड दिया है। वहाँ 3 दफ्तर है, ये कंपनी आपकी नहीं है। का दफ्तर है। बात समझ लीजिए, आईपैक का काम है चुनाव प्रचार करना, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी, ये आपकी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। सरासर आप झूठ बोल रहे हो। तो आप जवाबदारी लीजिए। बिहार में जैन साहब ने जो पेमेंट भेजा प्रशांत किशोर को, आप जवाब दे ही लीजिए कि जो गोवा में पैसा आया, जो मांझी का 165 के तहत बयान दर्ज है जज के सामने, जवाब दे लीजिए। सारी चीज आपकी है। ठीक है संदीप मिश्रा जी, जवाब तो सामने लेनी पड़ेगी ना। ठीक है सर, ठीक है संदीप मिश्रा जी, इलेक्शन कमीशन को लेकर सबसे पहले एसआईआर पर आते हैं। आज दो मुद्दे जो हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग करने वाले हैं और ऐसे में जनता परेशान होती है, और बंगाल की जनता किस कदर परेशान है वो किसी से छिपा नहीं है। संदीप मिश्रा जी, एसआईआर इतनी कठिन प्रक्रिया हो गई है क्या कि हर कोई उस पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता क्या वाकई सवालों के घेरे में है क्या? देखिए, इतना तो कहना पड़ेगा, कुछ तो इस प्रक्रिया में खामी है, जिसमें कि आप ऐसे लोगों को काम दिया जाता है जिनका 24/7 काम करने का कोई अनुभव नहीं है। सीधे मैं कह रहा हूं भाई, मतदान प्रक्रिया एक ऐसी होती है जो कि हर 5 साल, 4 साल, 3 साल पे पंचायती चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, तो कर्मचारियों को अनुभव इसका रहता है। लेकिन एक एसआईआर प्रक्रिया ऐसी बनी जिसमें ऐसे लोगों को डाल दिया गया और एक टारगेट जो कर दिया गया, इस लिमिट के अंदर इस काम को खत्म करना है। तो जो कर्मचारी सरकारी होता है, आप भी जानते हैं, टास्क अगर कोई आ जाता है तो उसको टास्क पूरा करने पे ध्यान दिया जाता है, न कि क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। और क्वालिटी पर ध्यान न देने के कारण, क्योंकि ये पूरा मानव इंटरवेंशन था, ह्यूमन इंटरवेंशन था, जिसमें फॉर्म को हाथ से भरा जाना था, सारी चीजें होनी थी, तो यहाँ पर टास्क पूरा किया, कर्मचारियों ने लापरवाही की है, इस बात से इंकार नहीं किया जाता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप एसआईआर में देखेंगे तो काफी लोगों का नाम कटा है और लोग आश्चर्य में हैं, इवन मुख्यमंत्री खुद आश्चर्य में है कि इतने नाम कैसे कट गए हैं। तो इन सब को देखते हुए आप देखें, इलेक्शन कमीशन मौका दे रहा है। फॉर्म 6 इसी का उदाहरण है कि अगर आपका नाम कट गया है तो ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं रह गए, आपका मतदान का अधिकार चला गया। एक पूरा समय है आपके पास अपना फॉर्म भरने का। और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो पॉइंट उठाया टीएमसी के नेता ने या ममता जी ने, यह बात बिल्कुल सही है कि लोगों को एक रिसीविंग मिलनी चाहिए। सर, कि जो भी खामियां, ठीक है सर, खामियां और एक पक्षपाती का आरोप लगाना एक अपने आप में बहुत अलग अलग चीजें, दो चीजें। पक्षपात कैसे कर सकता है इलेक्शन कमीशन, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। पक्षपात का तो आरोप हर कोई लगाएगा जो कोई सत्ता में नहीं है, और क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, तो जो विपक्ष में रहेगा वो हमेशा आरोप लगाएगा। मतलब ये बरगलाने की कोशिश है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, मैं इसको इस तरह से मानूं? संदीप जी, देखिए, 2 राज्य हैं, दोनों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी नाम कटे, पश्चिम बंगाल में भी नाम कटे हैं, लेकिन एक उत्तर प्रदेश है जहां उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है कि और अच्छे एहतशाम साहब बताइए। ठीक है एहतशाम साहब, दोनों राज्यों में तो नाम कटे हैं, सिर्फ टीएमसी को बंगाल में क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की दिक्कतें नहीं देखने को मिली। देखिए, बंगाल में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 56 लाख लोगों का नाम यहाँ तो लेटर क्यों लिख दिया? निष्कासित हो हुआ तो सर वो पत्र 5 पत्र लिखे गए हैं, वो किस लिए लिख रहे हैं आप लोग? उसी के लिए तो लिखा जा रहा है कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे देव अधिकारी को लिखा गया है, उनको बुलाया गया है, मोहम्मद समीम को बुलाया गया है, हमारे यहाँ समझिए क्या अमृता सेन जो नोबेल पुरस्कृत हैं उनको बुलाया गया है। आपने देखिए कि हमारे पूर्व सैनिक प्रमुख उनको बुलाया गया है नेवी के। तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी जो विराजमान हमारे मोदी जी है, 2024 में जो वो 240 सीट लेके आए थे, 2,89,00,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश से बाद हुए हैं, और पश्चिम बंगाल और बिहार मिला के और 12 राज्यों मिला करके इसकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा होगी। तो वो 10 करोड़ की जो मतदाता थे, उन्हीं के वोटों से तो मोदी जी। ठीक है राम कुमार जी, जवाब सबसे पहले मोदी जी को रिजाइन देना चाहिए। ठीक है राम कुमार जी, जवाब जवाब ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ओके राम कुमार जी, देखिए, विशेष घोटाला कहाँ हुआ है और सबके जो 101 करोड़ 27 लाख लोगों के जो सस्पेंस थे वो क्यों हुआ है,
ये टीएमसी पार्टी ने जमीनी स्तर पर सारे लोगों के फॉर्म भरवाए। अब एक परिवार में एक आदमी 2 बेटे हैं तो उसमें 2-3 बेटे और जोड़ दिए गए, इस तरह से फॉर्म भरवाए बाहरी लोगों के, उसकी जांच निकली है। और मोहम्मद कैफ की बात कर, मोहम्मद समी की बात करें, समी ने समय लिया, 11 तारीख को न जाके दूसरे दिन जाने का समय लिया। तो ये समय दिया जा रहा है जांच के लिए, इसमें क्या ऐतराज है? और आपने जो किया है ठीक है, उसकी जांच शाम क्यों ना हो? समय बहुत कम है, परिवार छोटी सी के टिप्पणी इस बाहर पर के लोगों को कि आपने अगर जोड़ा है। जांच के लिए भेजा जा रहा है तो उसमें समस्या क्या है? मदद करिए, हेल्प करिए, सॉर्ट आउट हो गई सारी समस्या। राजनीति करने से तो बेटर ही है। देखिए आशीष जी, हमारे कहने का मतलब है कि एसआईआर कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन केंद्र के इशारे पर समझ लिए कि ज्ञानेश कुमार जी इसको कठिन बना अरे दे सर, रहे हैं। हमें में बोल देने से हो जाता है क्या? कोई प्रूफ नहीं है आप लोगों के पास, यही समस्या है। और जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। जो संवैधानिक संस्थाएं, उन पर भी सवाल आप लोग उठाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। खैर, समय बहुत कम है और आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय रखने के लिए। तो बंगाल में घमासान है, दीदी को किसका डर, और डर इस बात का कि कहीं जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो डेटा निकलकर सामने आया उससे टीएमसी में बौखलाहट है। दूसरी तरफ ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और उस ईडी की कार्रवाई में ममता बनर्जी की तरफ से सरकारी काम में जो है बाधा पहुंचाई गई, जिसको लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।